नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम हिंदी कहानी का स्वरूप एवं हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में विचार करेंगे। हिंदी कहानी पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहानी कहने, कहानी सुनने की जो प्रवृत्ति है वह उतनी पुरानी है जितना पुराना आदमी का इतिहास है। संसार के सभी देशों में, सभी कालों में किसी न किसी रूप में कहानी पाई जाती है। भारत में भी वैदिक साहित्य से लेकर और वर्तमान काल तक कहानी का अस्तित्व रहा है। वैदिक साहित्य को न केवल भारत का बल्कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है और वेदों में भी प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी कहानी के प्रसंग मिलते हैं। इसमें यम, यमी, पुरुरवा, उर्वशी इनसे संबंधित आख्यानों की व्यवस्था हम देखते हैं। ये वैदिक काल की ये कथा या ये व्याख्यान यही आगे चलकर पौराणिक साहित्य में, ब्राह्मण ग्रंथों में, इसके बाद जैन बौद्ध साहित्य में, जातक कथाओं के रूप में और संस्कृत साहित्य में, संस्कृत में मुख्य रूप से हितोपदेश की कहानियाँ लिखी गई थी। पंचतंत्र का अनुवाद फिर संसार की अन्य बहुत सी भाषाओं में हुआ और इसी प्रकार आगे चलकर कथा सरित सागर, ये कुछ ऐसी कथात्मक रचनाएं हैं जिनमें कहानी का प्रारंभिक रूप हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य में भी कहानी लंबे समय से विद्यमान रही है। कहानी विधा जो वर्तमान में प्रचलित है या जिसे हम आज कहानी के नाम से जानते हैं, इसका विकास यूरोप में माना जाता है। यूरोप के कुछ लेखकों ने 19वीं शताब्दी में ये जो आधुनिक प्रकार की जो कहानी है इसकी शुरुआत की थी। इसमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे जर्मनी के E.T.W. हॉफमैन हैं। उनके कहानी संग्रह 1814 और 1821 के मध्य में प्रकाशित हुए थे। इसके अतिरिक्त जैकब विल्हेम ग्रिम, इन्होंने भी परियों की कहानी और भारतीय जो पुराण हैं उन्हीं जैसे कुछ कथानकों पर कुछ कहानियाँ लिखी थी। यूरोप के इस कहानी के इस आरंभिक काल में एडलर एलन पो एक प्रमुख कहानीकार के रूप में उभरते हैं। इस युग में उनकी अच्छी कहानियाँ उन्होंने लिखी और साथ ही उन्होंने कहानी कला का विवेचन भी किया। उनका मानना था कि कहानी पूर्व में निश्चित प्रभान्विति कहानी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में होती है, यानी कहानी के प्रभाव से वो उसके मूल्य को आंकते हैं और ये जो प्रभाव होता है, कहानी की जो प्रभान्विति होती है, यही कहानी को एक सूत्र में गूंथे रखती है। एडलर एलन पो के बाद मोमांसा, चेखव और ओ हेनरी जैसे कहानीकार अंग्रेजी साहित्य में हुए। अब ये अंग्रेजी से
कहानी बंगला साहित्य में आई और बंगला साहित्य से कहानी का पदार्पण हिंदी साहित्य में होता है। अब जब हम कहानी के कुछ प्रमुख तत्वों पर विचार करते हैं तो हम, क्योंकि कहानी भी कथा आधारित रचना है, उपन्यास भी कथात्मक रचना होती है, तो मुख्य रूप से वे ही तत्व हम कहानी के स्वीकार कर लेते हैं जो उपन्यास के होते हैं, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद या कथनोपकथन, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली आदि और उसका उद्देश्य। परंतु ये जो तत्व होते हैं ये कहानी और उपन्यास में भिन्न भिन्न प्रकार से इनका नियोजन होता है। उपन्यास में इन सभी तत्वों का किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु कहानी क्योंकि एक बड़ी छोटी रचना होती है, उसका कलेवर बड़ा सीमित होता है, तो इसमें से कुछ तत्व उसमें छूट जाते हैं। सभी तत्वों का समावेश कहानी में हो ये आवश्यक नहीं। जैसे उपन्यास की कथा वस्तु में तो एक से अधिक कथानक उसमें समाहित हो सकते हैं, परंतु कहानी में केवल एक ही कथानक रहता है, एक ही मुख्य घटना या एक ही मुख्य जो विषय वस्तु होती है वही होती है। इसके साथ साथ उपन्यासकार जो कहानी लिखता है उसका कथा वस्तु बहुत अधिक व्यापक होता है, कहानी में इतनी व्यापकता के लिए अवकाश नहीं होता। तो कहानी में चरित्र चित्रण और पात्रों की जब बात करते हैं तो उपन्यास की तुलना में कहानी के पात्रों की संख्या कम होती है। उसमें कुछ मुख्य पात्र या प्रमुख रूप से एक ही मुख्य पात्र और उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में कहानीकार अधिक रुचि लेता है। कहानी के जो संवाद या कथन उपकथन होते हैं वे भी अधिक लंबे नहीं होते और अधिक दीर्घ संवादों के लिए या सौगत संवादों के लिए कहानी में अधिक अवसर नहीं होता। कहानीकार अपने देश काल वातावरण का भी एक सीमित चित्र ही प्रस्तुत करता है और उसकी शैली भी एक समाज शैली होती है, कम शब्दों में अपनी बात को कहने का जो सामर्थ्य है वो कहानी में होता है। इसके साथ साथ कोई एक समकालीन कोई समस्या या कोई सरोकार कहानी दर्शाती है अपने उद्देश्य के रूप में। तो संक्षेप में इन तत्वों में से जो मुख्य मुख्य बातें कहानी में आती हैं या मुख्य तत्व कहानी में आते हैं उनसे हम कहानी का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। तो उसमें एक तो यह है कि कहानी गद्य रूप में ही रचित होती है, कहानी की जो शैली होती है गद्यात्मक होती है। पद्य में लिखी हुई कोई कथात्मक रचना उसे हम आधुनिक कहानी की परिभाषा में उसे नहीं लेते। इसके साथ कहानी की जो कथा वस्तु होती है वो मनोरंजक होती है और उसका कथानक बड़े कौतूहलपूर्ण ढंग से उसमें कथा वस्तु का संगुम्फन होता है। कहानी का अंत है वो मार्मिक, हृदय स्पर्शी, एक बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से होता है। उसे हम चमत्कारपूर्ण ढंग से भी कहानी का अंत कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे जो मानक हैं जिनके आधार पर हम कहानी का स्वरूप निर्धारित करते हैं। अब क्योंकि हमने पहले कहा कि जो कहानी है वह उतनी पुरानी है, कहानी कहने की, सुनने की कला जितना पुराना मानव का इतिहास है, तो प्राचीन समय में यानी 19वीं या पाश्चात्य साहित्य की बात करें तो 18वीं शताब्दी से पहले तक की जो कहानी का स्वरूप था उसे हम
मुख्य रूप से कथा कहते थे, कथा नाम से उसे संबोधित करते थे। लेकिन जब हम देखें जो प्राचीन जो कहानी का रूप, जो कथा का रूप था, उसमें और आधुनिक जो कहानी विधा है उसमें क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि कथा का है वो क्षेत्र विस्तार अधिक व्यापक होता था। कथा साहित्य में हम उपन्यास को भी समावेश कर लेते हैं, लेकिन कहानी की बात करते हैं तो उसमें वो लघु कथा ही उसमें हम सम्मिलित करते हैं। तो कहानी का जो क्षेत्र है वो कथा की अपेक्षा कम होता है। इसके साथ साथ कथाओं में पशु पक्षी और मानवेतर पात्रों का भी समावेश होता था, जबकि आधुनिक कहानी है वो मनुष्य को लेकर ही चलती है। उसके पात्र हैं मुख्य रूप से मनुष्य ही होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ हो सकती हैं जैसे महादेव वर्मा की गिल्लू या और किसी, जिसमें कोई भी पशु पक्षी मुख्य रूप से एक पात्र हो। वह अपवाद रूप में ऐसी रचनाएं भी कहानियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहानी के पात्र हैं वो मानव ही होते हैं। जो कथा होती थी उसमें जो पात्र होते थे ये मुख्य रूप से उच्च वर्गीय पात्र होते थे, राजा रानी या धनी वर्ग के पात्र, या कोई इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई अवतार। लेकिन आधुनिक युग में कहानी के पात्र हैं वो जनसाधारण व्यक्ति होते हैं। उनका जो चरित्र चित्रण है वो भी यथार्थ परिप्रेक्ष्य में उनके चरित्र का विश्लेषण किया जाता है। वातावरण और देश काल का जो चित्रण है वह प्राचीन जो कथाएं थी उनमें उतना अपेक्षित नहीं था, परंतु आधुनिक कहानी में समकालीन वातावरण, समकालीन देश काल, उसका चित्रण अवश्य किया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जो कथाएं होती थी उनमें अलौकिकता, अस्वाभाविकता, आदर्शवादिता और मुख्य रूप से वे कल्पना पर आधारित अधिक होती थी। कल्पनात्मकता का उनमें समावेश होता था। लेकिन जो आधुनिक कहानी है वो यथार्थपरक होती है। उसमें आदर्श की स्थापना हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से वो यथार्थ को लेकर चलती है और इस धरती के मानव के सुख दुख का वह वर्णन करती है। तो इस प्रकार हम कथा और कहानी के मध्य ये अंतर देख सकते हैं। इसके बाद हम विचार करते हैं हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इस विषय में अनेक कहानियाँ हैं और अनेक विद्वान अनेक कहानियों को लेकर उन कहानियों का दावा प्रस्तुत करते हैं हिंदी की पहली कहानी होने के लिए। तो इसमें कुछ कहानियाँ हैं जिनका हम उल्लेख यहाँ कर सकते हैं। रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी गई इंशा अल्लाह खां द्वारा। वस्तुतः ये हिंदी में पहली रचना यही मिलती है जिसमें कहानी शब्द आया है जिसके शीर्षक में। इसके बाद राजा भोज का सपना 1905 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अद्भुत अपूर्व सौपन है, लेकिन इसे एक व्यंग्यात्मक निबंध ही माना गया है। कहानी मानना इसे उचित नहीं है। इसके बाद जमींदार का दृष्टांत रेमंड जे न्यूटन ईसाई मिशनरी थे, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। परिणय प्रणय 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी की रचना और किशोरीलाल गोस्वामी की ही 1900 में इंदुमती। इसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई। 11 वर्ष का समय 1903 में ही गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी दुलाई वाली 1907 में बंग महिला की कहानी। ग्राम जयशंकर प्रसाद द्वारा 1911 में जो इनकी हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसे भी कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और इसके साथ साथ राजेंद्र यादव जैसे जो कहानीकार हैं वे
1916 में चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी मानने के पक्षधर हैं। तो हम इन विभिन्न विद्वानों के विचार देखते हैं कि ये किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी ठहराते हैं। इनमें देखते हैं, हमने पहली बात की थी रानीखेत की कहानी, तो डॉक्टर राम रतन भटनागर इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, परंतु इसमें जैसे बताया कि केवल एक शीर्षक में कहानी शब्द आया है, बाकी इसमें ये मुस्लिम प्रभाव की अंतिम कहानी इसे स्वीकार किया गया है। हिंदी विधा की पहली कहानी इसे मानने में बहुत से इसमें मतभेद हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जमींदार का दृष्टांत 1871 को पहली हिंदी कहानी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह परिणय किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी को, और डॉक्टर सुरेश सिन्हा और कुछ अन्य विद्वान इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन इंदुमती को कहा जाता है कि टेम्पेस्ट का ये अनुवाद है या उसकी छाया है इस पर, तो ये मौलिक कहानी नहीं है। आचार्य शुक्ल भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो इसे हिंदी की पहली कहानी, मौलिक कहानी माना जा सकता है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली का नंबर आता है। परंतु जब वे ऐसा कहते हैं तो हमें लगता है कि शुक्ल जी अपनी कहानी 11 वर्ष के समय को हिंदी की पहली कहानी प्रतिष्ठित करवाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में ये सिद्ध हो चुका है कि इंदुमती है वो मौलिक रचना नहीं है, वह बंगला की टेम्पेस्ट का ही उस पर प्रभाव है या अनुवाद है। इसके बाद कुछ अन्य विद्वान हैं, डॉक्टर रामदर्श मिश्र, देवी प्रसाद वर्मा, देवेश ठाकुर, ओंकार सर्द, ये एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानने के पक्षधर हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है, वे कहते हैं 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी को पहली हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी, इसे डॉक्टर श्री कृष्णलाल और सुधाकर पांडे हिंदी की पहली कहानी मानने के पक्ष में हैं। और प्रोफेसर वासुदेव जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम को पहली हिंदी की कहानी मानते हैं। इसके अतिरिक्त राजेंद्र यादव, उन्होंने चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था जो 1916 में लिखी गई थी, उसे वे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी की पहली मौलिक और कलापूर्ण कहानी यही उसने कहा था है, और आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ भी इसी से माना जाना चाहिए। लेकिन जब हम इन सभी कहानी और इनसे संबंधित विद्वानों के विचारों का निष्कर्ष निकालते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहानी की इस विधा की शुरुआत को 1850 से पहले मानना या फिर 1900 के बाद तक ले जाना कि 1900 के बाद हिंदी की पहली कहानी लिखी होगी या 1850 के पहले लिखी जा चुकी होगी, तो हमें यह बात अधिक तर्कसंगत नहीं जान पड़ती। हिंदी की पहली कहानी कहीं 1850 और 1900 के बीच ही कहीं ना कहीं लिखी गई होगी, और इन सभी कहानियों के कथानक और इनके प्रभाव, इनमें चरित्र चित्रण, अंतर्द्वंद्व का चित्रण, इन सब पर विचार करते हैं। तुम देखते हैं कि जमींदार का दृष्टांत 1971 में रेवेंट जे न्यूटन की कहानी है, उसे हम अपने विचार से उसे हम हिंदी की पहली कहानी मान सकते हैं, केवल इसी आधार पर कि इसमें कुछ उपदेशात्मकता है या ये किसी ईसाई मिशनरी द्वारा लिखी गई हैं, उसे हिंदी की पहली कहानी मानने से मतलब परहेज करना हमें ठीक नहीं लगता। वैसे उपदेशात्मकता का स्वर तो परिणय जो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है उसमें भी है, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की जो रचना है उसमें भी है,
तो जब तक और अधिक शोध नहीं होता और अधिक कहानियों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, तब तक ये रेवेंट जे न्यूटन की लिखी हुई कहानी जमींदार का दृष्टांत, इसे हम हिंदी की पहली कहानी मान सकते हैं। और इस कहानी में अर्थमूलक चेतना हमें दिखाई देती है और साथ साथ अंतर संघर्ष और चरित्र चित्रण जो आधुनिक कहानी विधा के आवश्यक तत्व माने गए हैं, वह भी इसमें हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में हिंदी कहानी का स्वरूप निर्धारित करते हुए हिंदी की पहली कहानी के विषय में चर्चा की है। इस व्याख्यान के लिए हमने साहित्यिक निबंध रचना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की, और साहित्यिक निबंध नाम से एक संपादित रचना प्रोफेसर राम सदन पांडे की है। उनसे मुख्य रूप से हमने इस व्याख्यान के लिए सहायता ली है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।